अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। हुकूमत ने मुतालबात के लिए एहतजाज करती जमात इस्लामी को सुर्ख झंडी दिखा दी है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत कैसे हुई, इस बारे में चश्मकुशा तफसीलात सामने आई हैं जो प्रोग्राम में आपको बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले जिक्र हुकूमत की मुश्किलात और तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का। दाखिली, सियासी, माशी और अदालती हुकूमत इस वक्त 4 किस्म की मुश्किलात का शिकार है और मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर है। फजल रहमान को भी इंतखाबात में धांधली की शिकायत है और वो तहरीक चलाने के ऐलानात कर चुके हैं। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के तहत एहतजाज किया जा रहा है। टैक्स वसूली की हुकूमती कोशिशों के बाद ताजर भी हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले कश्मीर और गिलगित में एहतजाज हो चुका। पाराचरार में भी हालात कशीदा हुए और अब तहरीक इंसाफ ने भी 15 दिनों के अंदर अपोजिशन जमातों का एक बड़ा इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। अगर यह ग्रैंड अलायंस बन जाता है तो सड़क पर मौजूद तमाम जमातें हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी होंगी। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज अपने बानी को सजाओं से बचाने के लिए अलायंसेस हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसमें हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस रजीम के खिलाफ आवाज उठा रही है। और ये बार बार ये जो गीत गाते हैं आप कि इस साल में ये होगा, इस साल में वो होगा, हम इत्तेहाद बनाएंगे, गवर्नमेंट कराएंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। अगर सड़कों पर हुकूमत को धरनों और एहतजाज का सामना है तो ऐवान की सूरत हाल भी ज्यादा हौसला अफजा नहीं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलने के अदालती फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया है। अब हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए अदालती फैसले का रास्ता रोकना चाहती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 31 और सूबाई असम्बलियों के 48 नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज कर रखा है। अगर ये फैसले तहरीक इंसाफ के हक में आ जाते हैं तो हुकूमत अपनी सादा अक्सरियत से भी महरूम हो सकती है और तहरीक इंसाफ का एतमाद भी कुछ ऐसे ही इशारे दे रहा है। कभी दावा किया जाता है कि दिसंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी होगी, कभी ऐलान किया जाता है 30 अक्टूबर तक पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत खत्म हो होगी। हुकूमत इस वक्त सियासी सिमत से भी महरूम नजर आती है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी, इस पर भी कंफ्यूजन है। एक वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पाबंदी लगाने के लिए तमाम सबूत मौजूद हैं और फिर वो सबूत गिनवाते भी हैं। दूसरे वजीर कहते हैं जब सबूत होगा तो ही पाबंदी लगाएंगे। माशी हालात की तरफ देखें तो पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर्स का कर्ज है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा तो किया है, लेकिन इससे पहले फिच ने ही रिपोर्ट किया था कि मौजूदा हुकूमत बस 18 माह तक चलेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन और अरब अमारात की जानिब से 12 अरब डॉलर्स रोल ओवर होने की तवक्को में बैठा है और मामलात पर गिरफ्त का यह आलम है कि ना वजीर खजाना अपना है ना वजीर दाखिला, बल्कि ये कहीं और से आए हैं। वजीर आजम के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी का बाकायदा शुक्रिया अदा करते कि वो वजीर दाखिला ही बने हैं, वरना वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। राना सनाउल्लाह ये भी एतराफ कर चुके हैं कि हुकूमत के मुस्तकबिल और सेहत के लिए वजीर खजाना और वजीर दाखिला का अपने ओहदों रहना जरूरी। मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही, बिजली के बिलों ने जान निकाल दी है। दाखिली, सियासी, माशी और अदालती सतह पर तमाम मामलात हुकूमत के बस से बाहर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बनाती है तो हुकूमत क्या करेगी, बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने। बैरिस्टर साहब शुक्रिया। ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, आप मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलेंगे? जी, जहाँ जो भी जमहूरियत की बहाली के लिए और इस मिशन में जो भी आना चाहेगा और ज्वाइन करना चाहेगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, वो बिल्कुल मेरा ख्याल है वेलकम करना चाहिए हमें। लेकिन शर्त ये है कि वो जेन्युइनली इस जो मूवमेंट है उसमें यकीन रखते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप लोगों ने काफी मुलाकातें की मौलाना से, बैक टू बैक मुलाकातें की, क्या वजह है बात नहीं बन पाई? सर देखें, कुछ इख्तिलाफात तो ऑब्वियस से आ गए थे, नजर आ गए थे। मसलन रिजर्व सीट्स का जो मामला था, अच्छा, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था
उनका शायद उनको अगर हमें नहीं मिलती थी रिजर्व सीट्स तो फिर उनको मिल जाती थी, इसीलिए उन्होंने जाके तो जो था सुप्रीम कोर्ट में ये बयान भी दिया उनके वकील ने कि हमें सीटें ये चाहिए। तो वहाँ कुछ प्रिंसिपल्स पे भी इख्तलाफात थे, लेकिन मेरे ज्यादा जो अहम बात वो ये है कि एक माजी है दोनों जमातों का आपस में तलखी का, तो उसको उसमें जो वर्कर्स हैं उनको करीब लाने के लिए वक्त लगता है और वक्त दरकार भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक हर्डल था, ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से एकदम समझौता नहीं हो सका किसी एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सियासत में हर वक्त चीजें ओपन रहती हैं, मुज़ाकरात का भी एक माहौल रहता है और कहीं ना कहीं किसी प्रिंसिपल पे इकट्ठे भी हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे। तो हो सकता है वो एजेंडा और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस एजेंडा की वो शायद मुस्तकबिल में जाके दोनों जमातों में हो जाए, लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फिलहाल ये नहीं लगता, फिलहाल दूरियां ज्यादा हैं। अच्छा सर, देखिए अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला हो या ओवरऑल ट्रिब्यूनल्स में जो आपके केसेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जमात को राह नहीं मिल रही, लेकिन आपके रहनुमा वो दावा करते होते हैं। और अब्बास बप्पी का मैंने क्लिप चलाया, असद कैसर साहब का क्लिप चलाया, बप्पी साहब कहते हैं मरियम नवाज की हुकूमत पंजाब में नहीं रहेगी, कैसर साहब कहते हैं दिसंबर में आपकी गवर्नमेंट आ रही है। जो अभी मौजूदा हालात हैं, कहीं लग नहीं रहा कि आपको कहीं से कोई रिलीफ मिल रहा है या आपको कोई इतनी बड़ी सहूलतकारी मिल रही है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा सर? जी देखिए, कोई शख्स जो है कोई भी मुस्तकबिल को हतमी तौर पे बात नहीं कर सकता कि मुस्तकबिल में यही होगा, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप कैलकुलेशंस करते हैं, हमारी एक कैलकुलेशन ये है कि हम पब्लिक में तो सियासी तौर पे जीत चुके हैं, पब्लिक तो हमारे साथ है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कानूनी जंग है वो भी अब तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच रही है। बहुत सारे अहम केसेस तो हम जीत चुके हैं, अब एक चीज रह गई है कि इमरान खान साहब को बाहर लाना है, वो भी तकरीबन पूरा होने पे आ रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी जो कारकर्दगी है और जो लोगों की परेशानियां हैं दूर करने के बजाय वो परेशानियां ज्यादा कर रही है और कारकर्दगी कुछ कर नहीं रही। मईशत जो है उनसे संभाली नहीं जा रही, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। पब्लिक में जो जिस तरह ये टैक्सेस हैं और जिस तरह की बिजली के बिल हैं, वहां एक रेवोल्यूशन का माहौल बन गया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप अंदाजा लगाते हैं कि ये वाली गवर्नमेंट तो जाने वाली है। अब इसमें क्या इसका हल है, क्या नया इलेक्शन हल है या आपका कोई रिमूवल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हल है, क्या वो खुद ही रेजिग्नेशन का हल है, ये अब मालूम नहीं। लेकिन यकीनी तौर पे ये इंडिकेटर्स यही हैं कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं रह सकती। और अगर इलेक्शन होता है दोबारा या अगर हमें अपनी खोई हुई सीटें मिल जाती हैं तो फिर यकीनी तौर पे नेक्स्ट गवर्नमेंट हम ही फॉर्म करेंगे। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा किस महीने, लेकिन यकीनी तौर पे ये इंडिकेटर्स आपको अंदाजा देते हैं कि कुछ ना कुछ। लेकिन अली जफर साहब, अब जो मामलात से शनासाई रखते हैं और खासतौर पे वो सीनियर सहाफी जो अंदर की खबर रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके लिए बज़ाहिर मामलात फिलहाल ठीक नजर आ रहे होंगे, लेकिन जहां से असल ताकत जो है वो एक्सरसाइज होती है वहां से भी कहा गया है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपके लिए मामला सख्त होंगे, खास तौर पे 9 मई को तो बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। तो अब आपके लिए मजीद सख्तियां तैयार हैं। ऐसे में मुझे बताएं कि एक ऐसी जंग है जो कि आपको रोज लड़नी होगी, जंग खत्म नहीं हो रही है कि ये जो नई ये जंग तो एक ही है, ये तो बैटल्स हैं, ये तो स्कर्मिशेस हैं, यानी कि लड़ाइयां हैं। अच्छा। और ये लड़ाइयां शायद चलती रहेंगी, लेकिन जो जंग है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि जो मेन एम्युनिशन थी, मेन जो केसेस थे, मेन जो टारगेट्स थे, वहां अब अदालतें रिलीफ देना शुरू हो गई हैं और धड़ाधड़ रिलीफ हो रहे हैं। ठीक है, उसमें ताखीर होती है, कुछ वक्त लगता है और शायद लगे, लेकिन वो अब आपको नजर आ रहा है कि वो अख्ताम पे पहुंच रहे हैं। और जो नए केसेस बनाए जा रहे हैं
वो कमजोर से कमजोर तर हैं, तो उसमें अब वक्त कम लग रहा है। जो पहले केसेस थे उसमें शायद 6-6 महीने लगते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता केसेस में 2-2 महीने लगना शुरू हो गए, अब तो 2-2 3-3 दिन में बेल्स हो जाती हैं। ये देखें, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक्चुअली बैटल्स हैं, छोटे छोटे हमले हैं। मैं बात कर रहा हूँ जंग की, लीगल जंग की, जो एक ओवरऑल मुझे नजर आ रहा है कि वो जंग इंशाल्लाह हम जीत चुके हैं और जीतने वाले हैं। छोटे हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस फाइल कर रहे हैं वो, लेकिन वो अब बहुत कमजोर किस्म के केसेस हैं। आपको याद होगा कि जब शुरू में केसेस फाइल होते थे उनमें रिलीफ मिलने में आपको 5-5, 6-6 महीने लग जाते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं आपके इतने कमजोर केसेस हैं कि उसमें अदालतें 2 या 3 दिन में भी रिलीफ दे रही हैं, बेल्स दे रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि अब ये हमले चूंकि कमजोर हो गए हैं बहुत, तो अल्टीमेट जंग हम जीतने वाले हैं। अली ज़फ़र साहब, बानी तहरीक इंसाफ चाहते थे कि फौज कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे जिससे वो बात करें। इससे पहले आपने महमूद अचकज़ई को नुमाइंदा मुकर्रर किया था जो कि जाके उनसे बात करें। अब भी महमूद अचकज़ई साहब ही होंगे? जी, इंडिकेशन तो या जो मुझे एक्चुअली जब ये बयान आया है 2 दिन हो गए हैं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी अब मुलाकात होगी हफ्ते को इमरान खान साहब से, तो मैं ज़्यादा डिटेल में वजाहत ले लूंगा इस पॉइंट की। लेकिन जो इंडिकेशन आ रही है, जो मेरी उन लोगों से बात हुई है जिनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया है कि शायद ये वही पोजीशन है जो पहले थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर अचकज़ई साहब जाके कोई मुज़ाकरात करते हैं और कोई बात करते हैं और वो बात करके लेके आते हैं तो फिर पीटीआई फैसला करेगी उस पे। तो वही पोजीशन लगती है फिलहाल। अच्छा, इसमें कोई उस प्रिंसिपल में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ पर केसेस की तादाद टोटल सर कितनी है? कितने हैं जो भुगत चुके हैं, वो बरी हो चुके हैं, कितने रह गए? देखें, यकीनी तौर पे एक तोशा खाना नंबर 3, तोशा खाना तीसरी बार, पहले जो था उसमें सजा हुई, फिर वो सस्पेंड हो गई। दूसरे तोशा खाना केस में भी सजा हुई, नीचे से हाई कोर्ट ने पहले दिन ही सस्पेंड कर दिया, मैं पेश हुआ था। तीसरा भी अब एक नया तोशा खाना का केस आया है और उसमें भी नैब ने एक रेफरेंस दायर की हुई है। उस केस की बेल अभी रह गई है, वो भी हाई कोर्ट में लगी नहीं है और लगता तो ये है कि वो बेल 100% हो जाएगी। इसके अलावा कुछ केसेस हैं जो कि मई 9 के केसेस हैं जिसमें बेल रह गई हैं। वो 9 मई के केसेस वो वाले नहीं हैं जिनमें कोई जान हो, वो उस वक्त के हैं जब इमरान खान साहब जेल में थे, उसके बाद वो केसेस बनाए गए हैं और उसका पता चला है तो उसकी भी बेल्स अप्लाई कर दी हैं। अच्छा, उन केसेस के अलावा और कोई केस नहीं है जिसमें उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या उनको जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि हमास के सियासी विंग के सरबराह मर्द मुजाहिद इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया, लेकिन ईरान में जहां वो शहीद हुए वहां के लोगों को खुद नहीं इल्म कि उनको शहीद किया कैसे गया। आज एक बहुत ही तहलका खेज खबर आई है, पूरे उन इवेंट्स का खुलासा किया गया है कि इस्माइल हानिया को कैसे निशाना बनाया गया, कैसे उनको शहीद किया गया। ये पूरा खुलासा हम आपके सामने रखेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, हाफिज नईमुर रहमान की अमारत में जमात इस्लामी का पहला अवामी धरना तवालत पकड़ने लगा। 26 जुलाई से रावलपिंडी की मरी रोड पर शुरू हुए जमात इस्लामी के धरने को आज 7 दिन हो गए, लेकिन हुकूमत ने अभी तक जमात इस्लामी के किसी एक मुतालबे पर भी हाँ नहीं कही है। एक रोज पहले हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ और हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी के मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जबकि जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने खबरदार किया कि अब कमेटी नहीं चलेगी। हुकूमत ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया तो जमात इस्लामी मुज़ाकरात से अलग हो जाएगी। उधर मुज़ाकरात के दूसरे दौर को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि हुकूमत ने पैगामात भिजवाना शुरू कर दिए कि जमात इस्लामी के मुतालबात काबिल अमल नहीं है। चाहता हूं कि मुज़ाकरात का अगला दौर
अब मीडिया के सामने किया जाए। चूंकि हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी की तो तजावीज़ें अच्छी तो है लेकिन काबिल अमल नहीं है, तो अब हम उन्हें बताएंगे पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने कि हुकूमत के पास तो उन चीजों का कोई जवाब ही नहीं है। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी ने आज धरने से खिताब के दौरान ये दावा भी किया कि 2 मुज़ाकराती सेशंस में हुकूमत के पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने वाज़े किया कि जमात इस्लामी की फहरिस्त में ऐसा कोई मुतालबा नहीं था जो काबिल अमल ना हो। जमात इस्लामी ने धरने के आगाज़ पर मुतालबात की 10 नुकाती फहरिस्त हुकूमत को थमाई थी और मुतालबा किया था कि 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरियों को 50% रियायत दी जाए, कैपेसिटी चार्जेस और IPP को डॉलरों में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए और IPPs के साथ किए गए तमाम मुआहदों का असर-ए-नो जायजा लिया जाए। जमात इस्लामी ने यह मुतालबा भी किया था कि पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, जबकि कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए और स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फौरी खत्म किए जाए। जमात इस्लामी ने यह मुतालबा भी किया था कि हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए, ज़राअत और सनत पर नाजायज टैक्सेस खत्म और 50% बोझ कम किया जाए, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म और मरात याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाए। जमात इस्लामी ने यह तजवीज़ भी दी थी कि वज़ीर आज़म, वज़राए आला और जजों को 1300 सीसी गाड़ियां दी जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने आज फिर यह सवाल किया कि वज़ीर आज़म ये बता दें कि 1300 सीसी कार में बैठने से मसला क्या है। हाफिज नईमुर रहमान ने वार्निंग दी कि जब तक IPPs मुआहदों पर नजरसानी नहीं होगी धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने अल्टीमेटम दिया कि अगर हुकूमत ने 2 दिन में मुतालबात पर कान न धरे तो हमारे धरने बढ़ेंगे, हम शाहराहों पर बैठेंगे और हड़ताल भी करेंगे। उन्होंने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में धरने को हुकूमत हटाओ तरीक में बदलने का इंदिया दिया। होती है जैसी भी होती है, 47 वाली हो या 45 वाली हो, ये तो 47 वाली है, लेकिन है तो यही ना, बात तो इन्हीं से होगी। लेकिन अगर ये बात ही नहीं करें या बात करें तो टालें और मसला हल ना करें तो फिर हम किससे बात करेंगे। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। सवाल यह है कि क्या जमात इस्लामी के मुतालबात वाकई नाकाबिल अमल हैं। इससे भी अहम सवाल कि क्या जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए और मरी रोड का धरना मुल्कगीर हुकूमत हटाओ तहरीक में बदलने जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुकूमती साइड से हमारे साथ वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज राना एहसान अफजल साहब। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी जनाब हमारे साथ मौजूद होंगे अमीर साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, अमीरुल अजीम साहब माजरत के साथ। तो मैं दोनों का इंतहाई मशकूर हूं कि हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डेडलॉक आपकी तरफ से है, इनके मुतालबात वाज़ेह हैं, तो राना साहब ये बताइएगा मसला है क्या, इनके मुतालबात क्यों नहीं माने जा सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जितने इनके मुतालबात हैं वो हमारी भी ख्वाहिशात हैं और है कि हमने ये नहीं कहा कि हम इनका एक भी मुतालबा रद्द करते हैं कि आप के सामने हम सारे शवाहिद रख लेते हैं, आप उन शवाहिद को स्टडी करें और आप हमें हल बता दें कि क्या है। क्योंकि देखें, यहाँ बातें करना और कहना कि बिजली, मैं भी चाहता हूँ कि 200 से 500 यूनिट की 50% इन्होंने कहा कम कर दें, उसको 70% कम कर दें, लेकिन उसके लिए 1000 अरब अगर दरकार है तो वो कहाँ से आना है। इसके ऊपर वो हमें गाइडलाइन दे दें, हमारे साथ बैठ जाएं, हम बिल्कुल इनकी बात सुनें। अच्छा, फिर अगर बिजली के जो रेट हैं, अगर हम नहीं वो अगर IMF भी फरीक है, अगर हम बिजली के रेट जो हैं वो नहीं बढ़ाते, ये रीबेसिंग ना करते मिसाल के तौर पे जो अभी हमने की, तो IMF का मुआहदा ना होता, IMF का मुआहदा ना होता तो आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर, आपके जो है वो आप अपने कर्जे अदा ना कर पाते, रिन्यू ना कर पाते, आपके रिजर्व गिरते, रुपया 350 पे चला जाता और 20 से 30 रुपए बिजली और महंगी हो जाती। तो कहने का मतलब यहाँ हकायक हैं, इस मुल्क के माशी हकायक हैं, फिर दुनिया के हकायक हैं कि आपने कर्जे लिए हुए चलना है। तो ये सारे मामलात जो हैं वो हम मिलके बैठने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक ऑडिट की बात है, ऑडिट हम पहले ही कर रहे हैं,
उसको फोरेंसिक कराना है वो भी कोई मसला नहीं है, हम तैयार है। अच्छा चले एक काम करते हैं राणा साहब, आपकी बात का जवाब जरा हो सकता है क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम सर आप ही जमात इस्लामी के ही तर्जुमान मौजूद थे कैसर शरीफ साहब, उन्होंने कहा था हमारे पास हर चीज का मुतबादिल प्लान मौजूद है, हुकूमत बात करे हम देंगे। मैं आगाज करता हूं अमीरुल अजीम साहब के ये जो 1000 अरब रुपया जिसका अभी राणा साहब ने जिक्र किया है ये कहां से लाएंगे सर? तो क्या मुतबादिल प्लान भी दे रहे हैं आप साथ साथ इस मुतालबे के? देखिए बहुत आसान हल है जो हमने हुकूमत की मुख्तलिफ कमेटियों से पूछा है कि आपने मुफ्त में 18,000 अरब जो है वो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर IPPs को दे दिए। ठीक है सर, तो क्या आप कैपेसिटी को नहीं कह सकते थे कि एक जोन बना लेते, बजाय उन्हें मुफ्त में पैसे देने के बजाय आप किसी इंडस्ट्री को उनकी कैपेसिटी के मुताबिक पेमेंट कर देते, लेकिन जाहिर है कि नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप आवाम से कुर्बानी मांगते हैं तो खुद भी कुर्बानी दे। इस मुल्क के अंदर 1.5 लाख गाड़ियां हैं सरकारी महकमों के पास। अच्छा ये फैक्ट आपने से ज्यादा जो है वो ये तस्दीक शुदा फैक्ट है सर? जी ये तस्दीक शुदा ठीक है, हुकूमत अगर कहे ठीक है कि ये 1.5 लाख गाड़ियां नहीं है तो फिर हम आपको बता देंगे। अच्छा ठीक है सर, यानी सरकारी महकमों के पास 1.5 लाख गाड़ियां हैं। अच्छा सर, अब उन गाड़ियों पे जितना पेट्रोल खर्च होता है आप अगर उसी की बचत करनी शुरू कर दे तो आपको वहां से पैसे मिल जाएंगे। जो तो क्या करें सर, घोड़े दे दें इनको, फिर गाड़ियां तो रखनी पड़ेंगी इनको पास रहेंगी नहीं। आप जरा पूछिए कि चाइना में सरकारी गाड़ियां कितनी हैं, आप जरा जाके पूछिए कि अमेरिका में सरकारी गाड़ियां कितनी हैं, वहाँ कैबिना के मेंबर्स कितने हैं, वहाँ अरकान असम्बली के मराद क्या है। आप कम से कम और कुछ नहीं तो उन तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर ही अपने म्यार ज़िंदगी को ले आए। वहाँ तो किसी को ये मुफ्त सारी चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ आपने ऐसा एक मुफ्त बाजार लगाया हुआ कि गोया पाकिस्तान जो है वो कुछ तेल पैदा करने वाला मुल्क है। अच्छा, और इसके पास पैसा और खजाना बहुत। अच्छा अब ये अमीर साहब दो चीजें हो गई, मैं सिर्फ आपको रोकूंगा यहाँ पे, बारी बारी हम चाहेंगे देखिए फैक्चुअल गुफ्तगू हो, सिर्फ इस्लाम तराशी ना हो। आपने दो चीजें मेंशन की, एक तो IPP से उनके मुआहदे रिवाइज करके 1000 अरब जो है वो बचाया जा सकता है एक, या उसमें कमी लाई जा सकती है। दूसरा आपने कहा कि जो सरकारी शाह खर्चियां हैं उनमें एक तो ये कि उनके पास जो गाड़ियां दी जाती हैं 1.5 लाख के करीब गाड़ियां। अब जरा हुकूमती नुमाइंदे से पूछ लेते हैं क्या इसमें किसी किस्म की रद्दोबदल की जा सकती है। सर राणा साहब एक बात तो हमेशा से सुनते आए हैं, सरकारी अखराजात, चले वो सरकारी अखराजात में कोई कमी ले आए एक, दूसरा ये IPP जो है ये कोई जिन है, ये कोई भूत है, कोई भी हुकूमत हो इससे डरती क्यों है, बात क्यों नहीं करती सर इनसे? बात कर रही है हुकूमत तो ऑलरेडी 94 मुआहदे को रिव्यू कर रही है। और अवैस लगारी साहब ने कहा कि जो 94 के मुआहदे जो एक्सपायर होने जा रहे हैं उनको हम उसमें से बचत के इम्कानात हैं। अच्छा तो हम करने जा रहे हैं। लेकिन ना बात ये, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, आधे मिनट में पता चल जाएगा कि अगर हुकूमती एक IPP है वो उसकी कैपेसिटी पेमेंट ये कहते हैं बंद कर, अब वो उसके पीछे ADB का लोन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन है। अच्छा अब वो प्लांट चले ना चले उस लोन की अदायगी होनी है। क्या किसने करनी है? आपने करनी है, IPP ने करनी है सर? IPP ने करनी है ना। तो सर वो इतना खा के भी अब तक उसका लोन नहीं चुकता, उसके तो कॉस्ट पूरी हो चुकी होगी अब तक। खा के नहीं होता ना, वो जो हुकूमती IPP है वो कोई रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं ले रहा। वो हुकूमती IPP के दो आपके जब मुआहदा होता है तो दो चीजों पे मुआहदा होता है, एक आपका ईंधन पे कि जिस ईंधन से वो वेरिएबल होती है, और फिर आपके जिसमें की फाइनेंशियल इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है, O&M होते हैं। तो क्या ये कोई दुनिया से कोई मुख्तलिफ मुआहदे नहीं है? ये कहना कि इनको खत्म कर दें और फिर आप उसी तरह रिकोडिक में जिस तरह $900 मिलियन का फाइन हुआ, आपको इंटरनेशनल कोर्ट में सजा हुई। सर मलेशिया ने किया है, मुझे याद है, बल्कि जमात इस्लामी वालों का दावा है कि मलेशिया में एक मॉडल ऑलरेडी मौजूद है। क्या हुकूमत ने स्टडी किया सर उसको? बिल्कुल स्टडी किया, हुकूमत ने रीनेगोशिएट किए फायदे, एक दफा नहीं किए, 2-3 दफा किए पिछले 20-30 सालों के अंदर, 2-3 दफा उनके अंदर करेक्शन आई है। तो ऐसा नहीं है कि ये हम अभी भी गए हैं, चाइना गए हैं,
रीप्रोफाइलिंग ऑफ ये आईपीपीज के डेट के ऊपर, तो जो मुमकिन काम हो सकता है वो हो रहा है। लेकिन ये कहना कि जी कैपेसिटी पेमेंट होती नहीं है और ये अब आप उनको पैसे दे रहे हैं जब वो बिजली नहीं बनाते, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप अगर उनसे टेक इट एंड पे इट मॉडल में भी जाएंगे तो अगर 10 रुपए का यूनिट आपको अभी मिसाल के तौर पे एक लम्हा दे दें आप कॉन्ट्रैक्ट, एक लम्हा। राणा साहब सो सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि फैक्ट्स, आप भी फैक्ट्स, डेफिनेटली यू हैव फैक्ट्स एंड आई एम श्योर अमीरुल अजीम साहब भी फैक्ट्स की बुनियाद पे ही इतना बड़ा धरना लेके वहां पहुंचे होंगे। सर पॉसिबल नहीं है, अमीरुल अजीम साहब आपने हुकूमत का ये मौक़िफ़ सुन लिया और गालिबन यही डेडलॉक है कि आप जो मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी बात ये सॉवरन गारंटीज होती हैं, लोन, बड़े बड़े लोन देने वाले इदारे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, हम आईपीपीज को ऐसे ही भगा नहीं सकते यहां से। सर इसका मुतबादिल दें, अब क्या है? देखिए मुतबादिल ये है कि मुफ्त पैसे तो आपके पास देने के लिए मौजूद हैं और आप देते रहे हैं। आप अगर उनको रिवाइज नहीं कर सकते तो मैं एक मुख्तसर सा हालता हूँ, मैंने इनकी टेक्निकल कमेटी के सामने भी रखा है कि आपने उनको मुफ्त जो पैसे दे दिए हैं उसकी जगह उन आईपीपीज के बिल्कुल करीब में आप स्टील मिलें लगा देते, आप इंडस्ट्री को कहते कि हम आपको ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बना के दे देते हैं, या वो इंडस्ट्री खुद बना लेती। जिस तरह से सियालकोट के अंदर लोगों ने अपना एयरपोर्ट बना लिया, उन्होंने अपनी एयरलाइन बना ली, उन्होंने अपने रनवे बना लीजिए, तो आप डिमांड के मुताबिक वहां पर जिस तरह से आपने टैक्स फ्री जोन बना रखे हुए हैं, तो आप इस तरह से टैक्स फ्री बिजली पर लोगों को दे देते, इंडस्ट्री चल पड़ती। आप डिमांड ना खत्म करें, आप डिमांड को पैदा करें। मुफ्त पैसे देने के बजाय आप इंडस्ट्रियल जोन बनाकर वहाँ स्टील मिल बना सकते थे, वहाँ फर्नेस मशीनें लगा सकते थे और आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन हर एक ने किकबैक्स लेने के लिए उन लोगों को एक चार्ट लगा दी कि आप अपने प्लांट की कैपेसिटी बेशक कम रखो और हम ये अपने सर ले लेते हैं और हम आपको मुफ्त में पैसे दे देंगे। इसका क्या जवाब है? राणा साहब क्या ऐसा हो सकता था जो कैपेसिटी चार्जेस के मद में पैसे दे रहे हैं, जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही उसके पैसे दे रहे हैं, तो अगर पैसे ही देने थे उनको तो कम से कम वो बिजली कहीं सर्फ ही कर लेते, किसी इंडस्ट्री को ही दे देते टैक्स फ्री। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक कहा ना, सीपेक का जो फेज 2 था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। 2019 में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, सीपेक की रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री होनी थी, नहीं हुई। 2020 में नहीं हुई, 21 में नहीं हुई, 22 में नहीं हुई। अब हम दोबारा उसको रिवाइव कर रहे हैं कि चाइनीज इंडस्ट्री जो है वो आए, इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और उसकी तरफ हम बढ़े। लेकिन देखें बात ये है कि जब वो बिजली नहीं बना रहा होता तो उसको बिजली के पैसे नहीं मिलते, उसके जो फिक्स चार्जेस होते हैं उसकी पेमेंट मिलती है, जो आपने उस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग की होती है उसकी मद में मिलती है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आपको बता रहा हूँ ना, बिजली बनाने के पैसे नहीं मिलते। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, गलत नहीं बात कर रहा। वो फिक्स चार्जेस किस चीज के हैं सर? चार्जेस मैं आपको बताया ना, फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, O&M कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है और रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। तो वो बढ़ क्यों रही? Why is it increasing every year then? Why is it stagnant? Why is it increasing then? Is it the contract increase होगी हर साल? Not increasing every year। जो आपके मुआहदे 94 के हैं या 2002 के हैं, उनकी कैपेसिटी पेमेंट तो काफी कम हो गई है, क्योंकि अब अच्छा। उनकी जो और ये टॉप हैवी हैं, जो चाइनीज अभी मुआहदे हुए हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है, जिस पे ऑलरेडी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। और वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो लोन जो है, जो कर्जा है, वो पहले 10 सालों में है, तो पहले 10 सालों का जो टैरिफ है वो ज्यादा है और अगले 15 सालों का टैरिफ कम है। और आगे तो इसके अंदर, और वो क्यों पहले 10 साल? देखें बात की, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती तो ये 25 साल के ऊपर ये फाइनेंसिंग होती, और 25 साल पे फाइनेंसिंग होती तो ये स्प्रेड आउट होता टैरिफ। तो ये फर्क है, ये टेक्निकल चीजें हैं। इनको कहना कि आज आप इंटरनेशनल मुआहदे से निकल आए, उसको काटा मार दें, तो दुनिया में कोई बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अच्छा, पहले बड़ा मुश्किल है। चले ठीक। अमीरुल अजीम साहब अब सवाल ये है कि ये बड़ा सवाल ये है कि ये जो गौहर साहब हैं, इनसे पूछें कि जब ये वजीर दाखिला थे और ये वजीर कॉमर्स थे तो इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? नींद की गोलियां क्यों खाई हुई थी आईपीपीज के हवाले से? कुछ हो सकता था। जब पीटीआई की 4 साल की हुकूमत थी
तो क्यों नहीं बंद कर दिए? नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो कैसे करते सर? आप ही कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, तो आप प्रोपेगेंडा ना करें। अच्छा अमीरुल अजीम साहब, सर ये अब कह रहे हैं हो नहीं सकता, तो सर अब आप आगे क्या करेंगे? ये ना हर मामले में कह सकते हैं हो नहीं सकता, ये मकरो फरेब का एक जाल है। जब इनसे कहा जाए कि IMF के बगैर गुजारा करे तो कहते हैं हो नहीं सकता, जब इनसे कहा जाता है कि अमेरिकी डिक्टेशन के बगैर गुजारा करे तो कहते हैं हो नहीं सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं कि बेगर हैज़ नो चॉइस। हम लानत भेजते हैं, हमें भीख मंगा ना बनाए, हमें किसी बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट आई है उसने बेड़ा गर्क किया। आप कौमी दर्द पैदा करें, आप पाकिस्तान के बिजनेसमैनों का एतमाद दें। ये जो यहाँ से कारखाने निकाल कर लोग बांग्लादेश ले गए, जो बाहर पहुँच रहे हैं, जो दुबई के अंदर जाकर अपना सारा कुछ कर रहे हैं, उनको यहाँ मौके दें। आपने जितने अंदर के मौके ज़ाया कर दिए और बाहर से फ्रंट मैन बनाकर आपने कुछ लोगों को बुला लिया और कौम को डरा रहे हैं कि जनाब हम इनसे कोई नेगोशिएशन नहीं कर। मैं इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अमीरुल अजीम साहब आपका शुक्रिया। जनाब राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस्माइल हानिया को कब, कहां और किस तरह से शहीद किया गया, ये तफसीलात सामने आ गई हैं, आपको बताने जा रहा हूं इस वक्फे के बाद।